तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं ये बता देते हैं। लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ब्लैकमैन ने। लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था ब्लैकमैन ने, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मिनिमम। क्योंकि देखो जो चीज मिनिमम है ना वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है। यदि किसी बायोलॉजिकल या केमिकल या बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ढेर सारे फैक्टर, ध्यान देने की बात है, ढेर सारे फैक्टर साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं तो वो फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है जो मिनिमम अमाउंट में होता है या मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। और यही प्रोसेस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। एनसीईआरटी ने लिखा है इट मेजरली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? बताओ कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा? लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर मेजरली इफेक्ट द प्रोसेस, और हमारी जो प्रोसेस चल रही है कौन सी चल रही है? फोटोसिंथेसिस। और एक बात और बता दें, नाम में लिमिटिंग फैक्टर छुपा हुआ है तो उसकी कोई तो लिमिट होगी। क्या कहते हो, ये एक लिमिट तक काम करेगा कि लिमिटलेस? ये लिमिट तक काम करेगा कि लिमिटलेस? लिमिट तक काम करेगा। लिमिटिंग फैक्टर डू दियर वर्क इन लिमिट या अप टू ए लिमिट, डू दियर वर्क अप टू ए लिमिट एक लिमिट तक ही काम करेगा, इसके बाद ये लिमिटिंग फैक्टर काम करना बंद कर देगा। तो फिर सवाल ये है कौन सा लिमिटिंग फैक्टर काम करने लगेगा? कोई अन्य जो मिनिमम मात्रा में होगा। एंड आफ्टर दैट other limiting factor will be active। कोई और लिमिटिंग फैक्टर एक्टिव होगा। ब्रैकेट में लिखें जो उस पल या उस क्षण क्या होगा? मिनिमम या लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन में होगा, वही तो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। जो उस क्षण मिनिमम या लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, वही लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात यह कि एक बार में एक ही लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा। मैं दो एग्जांपल देता हूं आपको, एनसीईआरटी का एग्जांपल देता हूं। ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारा प्रोसेस कौन सा चल रहा है? फोटोसिंथेसिस। हमने इसको क्लोरोफिल ऑप्टिमम दे दिया। क्लोरोफिल ऑप्टिमम है यानी ग्रीन पत्तियां हैं, ग्रीन लीव्स है, तो क्लोरोफिल उसमें आराम से जितना होना चाहिए उतना है। हमने कहा कि हमने इसको लाइट भी ऑप्टिमम दे रखी है। लाइट भी ऑप्टिमम है मतलब जितनी चाहिए उसको मैं दे रहा हूं पौधे को। मैंने कहा कि मैंने इसको CO2 भी ऑप्टिमम दे दिया है, फिर भी इस पौधे का फोटोसिंथेटिक रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर इज लेस देन ऑप्टिमम। टेम्परेचर जितना चाहिए उससे कम है। तो आप बताओ इस समय लिमिटिंग फैक्टर, रुक जाना थोड़ा सा सुधार कर ले, CO2 भी ऑप्टिमम ले लिया है, फिर भी कह रहा है इन सब के बावजूद यहां जो फोटोसिंथेटिक रेट है इज स्लो। क्यों? क्वेश्चन ये क्यों स्लो है? क्योंकि देखो आपने हर चीज ऑप्टिमम दे रखा है। क्या ऑप्टिमम दे रखा है? क्लोरोफिल जितना चाहिए उतना अवेलेबल है, फिर लाइट जितना चाहिए वह अवेलेबल है। अच्छा बताओ CO2 जितना चाहिए अवेलेबल है, लेकिन टेम्परेचर जितना चाहिए वो अवेलेबल
तो इस समय सबसे मिनिमम कौन सी लाइन दिख रही है, देख के बताओ। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन थोड़ी सी इतनी लंबी है, ये लाइन इससे ज्यादा लंबी है, ये लाइन इन दोनों से छोटी है। सबसे छोटी लाइन क्या दिख रही है, ये। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है और छोटी करो, चलो ये लो, बताओ सबसे कम छोटी लाइन कौन सी है, टेम्परेचर की। मतलब इस समय टेम्परेचर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिमिटिंग फैक्टर की तरह। टेम्परेचर बिहेव एज, क्योंकि जो मिनिमम होता है वही तो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। तो टेम्परेचर बिहेव एज लिमिटिंग फैक्टर। और मैंने क्या बोला था, लिमिटिंग फैक्टर इज द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस समय ये मेजर फैक्टर है, दिस इज मेजर फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, मेजर फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब एक बार बताओ, मेजर वाला फैक्टर ही सबसे आप कम दे रहे हो, मेजर वाला फैक्टर ही सबसे कम दे रहे हो। जो मेरे को मेन चीज चाहिए वो आप दे ही नहीं रहे हो, मेरे को जो मेन चीज चाहिए वो आप दे ही नहीं रहे हो। आप कह रहे हो मेजर फैक्टर, मेजर फैक्टर जो है वो तो बिल्कुल मिनिमम मात्रा में मिल रही है, देखो। इसलिए फोटोसिंथेसिस स्लो नहीं तो क्या फास्ट होगी, नहीं। अब हम क्या करें, अगर हम इसको बढ़ाएंगे, अगर हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएं, अगर इसको धीरे धीरे बढ़ाएं तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे बढ़ेगी, बट अप टू ए लिमिट। क्योंकि देखो सोचो, जब ये लाइन धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये लाइन कभी ना कभी इसके बराबर हो जाएगी, बोलो। और फिर जब इसके बराबर हो जाएगी तो वहीं पे इसकी रेंज खत्म। अब ये लाइन इससे लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो CO2 की तुलना से ये लाइन लंबी हो जाएगी। बट सॉरी, टेम्परेचर की तुलना में CO2 की लाइन जो है, सॉरी सही बोल रहा था मैं, CO2 की तुलना में अब टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जा रहे हो, लाइन बढ़ती जाएगी। जब लाइन बढ़ती जाएगी तो बताओ इसकी लिमिट खत्म। अब ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, क्योंकि इसकी लाइन लंबी हो गई। मैं एक लाइन खींच के दिखाऊंगा आपको, ये देखो, मैंने मान लिया कि ये इतना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा हो गया, ये लाइन इस लाइन से लंबी हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन इन दोनों लाइनों से छोटी है कि नहीं है, ठीक है ना। अब बताओ इस समय लिमिटिंग फैक्टर कौन बन चुका है, हाँ। तो ध्यान देना, इसीलिए इनकी एक लिमिट होती है और लिमिट खत्म हो जाती है। तो क्या लिखूं, दिस इज द मेजर फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। सो इफ टेम्परेचर स्टार्ट टू इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने लगे, टेम्परेचर स्टार्ट टू इंक्रीज अप टू कहां तक बढ़ाओगे, ऑप्टिमम कंडीशन, up to optimum level, then rate of photosynthesis will be, क्या होगा, increase, but बार बार याद दिला रहा हूं, up to a limit। तो इसकी लिमिट मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, इधर लिख लेते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, पर अब नहीं बढ़ेगी, मतलब इसकी ये लिमिट यहां पे खत्म हो गई। यानी कि इस रेंज में टेम्परेचर किसकी तरह काम कर रहा था, एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। और इस रेंज में बताओ टेम्परेचर नॉट एट लिमिटिंग फैक्टर, तो कौन कर रहा होगा, कोई भी, हमें नहीं मालूम, जो मिनिमम मात्रा में होगा। जैसे इस समय कौन बन गया, लिमिटिंग फैक्टर कौन बन गया, राइट। तो यहाँ पे अदर लिमिटिंग फैक्टर यहां पे काम करेंगे, और इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो क्या समझे, लिमिटिंग फैक्टर को बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है, पर अप टू ए लिमिट। और उस लिमिट के बाद क्या हो जाता है, चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा दो, देखो मैं अभी भी टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं लगातार, पर देयर इज नो चेंज। क्यों, क्योंकि अब हो गया सैचुरेशन, अब इस लिमिटिंग फैक्टर की रेंज खत्म हो गई है। अब कौन आ गया है, अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है, कोई और, वो कौन होगा, जो सबसे मिनिमम मात्रा में हो या सबसे लीस्ट अमाउंट में हो, वही होगा लिमिटिंग फैक्टर। तो याद रखिएगा, लिमिटिंग फैक्टर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद उसको बढ़ाओगे भी तो भी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगी। अच्छा, क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब उसकी लिमिट खत्म हो गई है, अब कोई और लिमिटिंग फैक्टर बन गया है। सवाल ये है लिमिटिंग फैक्टर कौन बना, जवाब ये है लिमिटिंग फैक्टर कोई भी बन सकता है, जो उस पल, उस क्षण, उस मोमेंट पे सबसे कम मात्रा में हो या सबसे कम सांद्रता में हो। जैसे हमारे चित्र में, हमारे फिगर में क्या दिखाई पड़ रहा है, CO2 विल बी लिमिटिंग फैक्टर आफ्टर टेम्परेचर। इज दैट क्लियर। और एक बात और है, गांठ बांध लो, एक बार में एक ही लिमिटिंग फैक्टर कार्य करता है। बताओ क्या सीखे, नोट करके,
किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में एक बार में, एक बार में एक ही लिमिटिंग फैक्टर वर्क करता है। जैसे पहले कौन था लिमिटिंग फैक्टर? तापमान या टेम्परेचर। अब कौन बन गया? अगर मान लो हम CO2 को बढ़ाना चालू करें तो ये लाइन हो सकता है इस लाइन से ऊपर निकल जाए। अब बताओ लिमिटिंग फैक्टर कौन बन जाएगा? जो सबसे छोटी लाइन होगी, माना क्लोरोफिल। तो कोई भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, पर एक बार में एक ही लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। जहां पर भी लिमिटिंग रेंज खत्म होगी, लिमिटिंग फैक्टर का रेंज खत्म होगा, वहां पे अपने को एक पॉइंट मिलेगा, हम लिख देते हैं दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। मतलब अब चाहे जितना भी जो लिमिटिंग फैक्टर पहले काम कर रहा था, माना टेम्परेचर जितना भी बढ़ा लो, इस पॉइंट के आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन वो पॉइंट है जहां पर इस वाले लिमिटिंग फैक्टर की रेंज, सीमा समाप्त होती है और इसके बाद किसी और की सीमा यानी लिमिटिंग फैक्टर प्रारंभ होती है। वो कौन बनेगा लिमिटिंग फैक्टर हमें नहीं पता, पर ये तो तय है कि वही लिमिटिंग फैक्टर बनेगा जो बिल्कुल मिनिमम या बिल्कुल लीस्ट अमाउंट में होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर है लाइट। देखो, इंपॉर्टेंट बात ये बता देना चाहता हूं कि दो तरह के पौधे हैं, C3 C4 दो तरह के पौधे हैं, और वो दोनों ही पौधे जो हैं वो कैसे होते हैं, कुछ धूप में रह लेते हैं, कुछ छांव में रह लेते हैं ना। तो देखो मैं यहाँ पे दो तरह के पौधे लिखता हूं, एक सन लविंग प्लांट्स। सन लविंग मतलब धूप वाले पौधे। कौन से वाले? धूप वाले प्लांट जो बाहर धूप में खड़े हैं। और एक शेड लविंग, छायादार प्लांट। दो तरह के प्लांट्स हैं, एक धूप वाले और एक छाया वाले। ये दोनों प्लांट्स यहाँ पे सन लविंग एंड शेड लविंग प्लांट। क्या अंतर है कि लाइट जो है ना लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगी, पर इनके लिए लिमिटिंग फैक्टर के लिए रेयरली एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। बताओ किन के लिए लाइट रेयर लिमिटिंग फैक्टर है, किन के लिए कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है? कॉमन लिमिटिंग फैक्टर। बताओ लाइट बिहेव एज रेयर लिमिटिंग फैक्टर फॉर विच प्लांट? सन लविंग प्लांट। ठीक है ना, धूप वाले पौधे के लिए लाइट रेयर लिमिटिंग फैक्टर है, जबकि शेड लविंग प्लांट के लिए कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है। शेड लविंग में एक और आ जाएगा, शेड लविंग के साथ साथ एक और आ जाएगा, दैट इज डेंस फॉरेस्ट प्लांट। डेंस, क्योंकि उनको देखो डेंस फॉरेस्ट प्लांट भी शेड लविंग होते। कैसे? यानी घने जंगल वाले पौधे। देखो ये देखो, ये एक बड़ा सा विशाल वृक्ष है और इसके नीचे ये एक छोटा सा वृक्ष है टिंगू वाला। देखो सनलाइट किसको डायरेक्टली मिल रही है? किसको? ना के बराबर मिल रही है, क्योंकि इसकी छाया से टिंगू वाले पौधे को ज्यादा लाइट नहीं मिल पा रही है। तो ये सन वाले लविंग है और ये शेड लविंग हो गए। तो इनके लिए लाइट कैसी होगी? इनके लिए लाइट इज रेयर लिमिटिंग फैक्टर। इज दैट क्लियर? लिमिटिंग फैक्टर। और देखो इनके लिए ये जो टिंगू वाले पौधे हैं, लाइट इज कॉमन लिमिटिंग फैक्टर। सही है ना, क्योंकि इनको छाया मिल रही है, धूप मिल कहां रहा है? इनको धूप नहीं मिल रहा है, छाया मिल रही है। अच्छा अब देखो, इसीलिए तो इनका सैचुरेशन जो हो जाएगा, इनका जो सैचुरेशन है, इनका सैचुरेशन समझ रहे हो ना, जहां पे इनकी लिमिट खत्म होती है, इनका सैचुरेशन 10% ऑफ फुल सनलाइट पर हो जाएगा। 10% ऑफ फुल सनलाइट, फुल लगा दो, इनका सैचुरेशन हो जाएगा 10% ऑफ फुल सनलाइट। ये इनको फुल
सन लाइट। जब इनको सूरज की रोशनी 10% मिल जाएगी, जब सूरज की इंटेंसिटी 10% के करीब होगी, तब ये सैचुरेट हो जाएंगे। ये 10% पर ही सैचुरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। सूरज की रोशनी जब 10% फुल ब्लूम पे होती है तो ये सैचुरेट हो जाते हैं, राइट। जरा इनका देखो, लाइट इज कॉमन लिमिटिंग फैक्टर इनके लिए, तो ये क्या होगा, क्या ये 10% पर सैचुरेट होंगे? नहीं, सैचुरेशन यहां एट लगाना, सैचुरेशन एट, यहां सैचुरेशन नेवर रिपोर्टेड, इनमें सैचुरेशन रिपोर्ट ही नहीं होता, क्योंकि इनको तो लाइट मिल नहीं रही है। जब लाइट मिल ही नहीं रही तो सैचुरेट कैसे हो जाएंगे? इनको लाइट तो चाहिए पर इनको कम मिल रही है, तो ये सैचुरेट कैसे होंगे? अगर हम दोनों का ग्राफ प्लॉट करें, हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं पहले, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करें। हम सन लविंग का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, सन लविंग का, सन लविंग प्लांट्स का ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा आएगा भाई, देखना, ध्यान देना। इधर निकाल लेते हैं, इधर लिख लेते हैं लाइट की इंटेंसिटी, और इधर लिख लेते हैं रेट ऑफ पीएस यानी फोटोसिंथेसिस। तो इनका जो कर्व आएगा ना वो ऐसे आएगा, ये देखो कितने परसेंट पे सैचुरेट हो जाएंगे, ये 10% पे सैचुरेट हो गए, ये देखो इनका कर्व ऐसा आएगा। जरा इनका निकालो शेड लविंग का, यहां लिख देते हैं शेड लविंग। तो सन लविंग वाले प्लांट का कैसा आएगा, 10% पे सैचुरेट हो गए, ठीक है ना। उसके बाद कोई और लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, यू नो वेरी वेल। बताओ इस रेंज में लाइट लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं है ना। इसके ये यहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह का लिमिट आ गया, और इसके बाद कोई और लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। बताओ इस रेंज में कौन लिमिटिंग फैक्टर होगा? सर हमको नहीं पता, पर कोई तो है जो मिनिमम या लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन में, इज दैट क्लियर। और इनका ग्राफ देखते हैं कैसा आएगा। एनसीईआरटी में अलग अलग नहीं दिया, यही तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, और इतनी सटीक बात नहीं लिखी एनसीईआरटी में। इनका सैचुरेशन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, सीधे जाएगा कर्व। इनका सैचुरेशन होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इनके लिए कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है कि रेयर कॉमन। इनको कभी 10% से, इनको 10% के करीब कभी लाइट मिलेगी ही नहीं, तो ये सैचुरेट होंगे ही नहीं। इनको 10% पे ही सैचुरेट हो जाते हैं, क्योंकि इनको लाइट डायरेक्ट मिल रही है तो ये सैचुरेट हो गए। इनको लाइट कभी 10% के करीब मिलती ही नहीं, 3, 4, 5%, 6%, 7%, बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी आ रही हो तो 8%, तो 10 से कम मिलती है, तो ये कभी सैचुरेट होते ही नहीं। इनका ग्राफ सीधे चलता चला जाएगा, सही है ना। तो इनके लिए इधर लिख देते हैं लाइट इंटेंसिटी, इधर लिख देते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बताओ कौन सा, ग्राफ देख के पहचान जाओगे कौन सा शेड लविंग के लिए, कौन सा सन लविंग के लिए है। बताओ ये कितने परसेंट पे सैचुरेट हो गए? अच्छा, क्या ये कभी सैचुरेट होंगे? तो देखो लाइट किसके लिए रेयर लिमिटिंग फैक्टर है, जहां सैचुरेशन हो जाए। ये देखो कहां पे कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है, जहां सैचुरेशन ना हो। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो यहां तक हो गया है तो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो लाइट की 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइट की कौन सी 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है? एक तो लाइट की 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक लाइट की क्वालिटी, एक लाइट की इंटेंसिटी, अभी हम इंटेंसिटी पे थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, और एक तीसरा है लाइट की ड्यूरेशन। एक एक को डिस्कस करें। लाइट की क्वालिटी पे डिस्कशन करते हैं, कल हमने किया था थोड़ा सा। लाइट की क्वालिटी पे डिस्कशन करते हैं। विच लाइट इज द बेस्ट? वाइट, व्हाइट लाइट सबसे बेस्ट लाइट है। व्हाइट लाइट इज द बेस्ट लाइट। व्हाइट या सनलाइट बोले, व्हाइट या सनलाइट, सनलाइट भी व्हाइट होती है, सनलाइट भी व्हाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। सनलाइट या व्हाइट लाइट इज द बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस एज इट इज पॉलीक्रोमैटिक। पॉलीक्रोमैटिक की मोनोक्रोमैटिक? पॉलीक्रोमैटिक का मतलब कई लाइटों का मिश्रण है इसमें, पॉलीक्रोमैटिक का मतलब विवग्योर,
दिस इज विवग्योर। इसमें से जो चाहिए पौधा ले लेगा। बताओ सबसे बढ़िया लाइट, लाल, नीला, नीले, पीले, संतरे। याद आया? लाल, नीले, पीले, संतरे। सबसे बढ़िया लाइट रेड, सेकंड बढ़िया लाइट ब्लू, पीली वाली, उसके बाद येलो, उसके बाद संतरे से आएगा ऑरेंज, और सबसे घटिया लाइट, सबसे बेकार लाइट, सबसे बेकार लाइट पौधे के लिए होती है, दैट इज ग्रीन। ग्रीन, ठीक है ना? देखो, प्लांट, प्लांट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब 0% लाइट, 0% ग्रीन लाइट, एंड रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट 100% ग्रीन लाइट। एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर देता है। और यही रीजन है कि हमें प्लांट्स किस कलर के दिखते हैं? हमें प्लांट्स ग्रीन अपीयर होते हैं। समझ में आई बात? कोई पूछे कि आपसे पत्तियां हरी क्यों दिखती है, आप बताना बिकॉज दे नेवर एब्जॉर्ब लाइट, दे रिफ्लेक्ट 100% लाइट इन आवर आई। तो हमारे आंखों पे जो भी लाइट परावर्तित होकर आती है वही कलर हमें दिखाई पड़ता है। सही है कि नहीं? तो ये हमने किस पे डिस्कशन किया? क्वालिटी पे कि क्वांटिटी पे? क्वालिटी पे। अच्छा, अगर हम बोले मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी अच्छी है तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ देखो, इधर लिख देते हैं। मोनोक्रोमेटिक पूछा जाए, ऑप्शन में मोनोक्रोमेटिक भी हो, तो आप बताओगे क्या? सबसे बेस्ट है रेड, उसके बाद है वो दे तो दिया ऑर्डर है ना, ब्लू, ब्लू के बाद फिर येलो, येलो के बाद फिर ऑरेंज। तो पॉलीक्रोमेटिक का ऑर्डर आपको बता दिया, ये व्हाइट या सनलाइट, और ये है मोनोक्रोमेटिक का ऑर्डर। तो ये मोनोक्रोमेटिक का ऑर्डर यहां लिख दिया, फार्मूला भी याद करा दिया, और बता भी दिया है कि सबसे घटिया लाइट कौन सी है। ठीक है ना? तो बता दिया ग्रीन, क्योंकि पौधा 0% ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है और 100% उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है, इसीलिए हमें पत्तियां ग्रीन कलर की दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना? इस तरीके से हमने देखा कौन सी पॉलीक्रोमेटिक लाइट अच्छी है, कौन सी मोनोक्रोमेटिक लाइट अच्छी है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट अच्छी है जिसमें सारी लाइटों का मिश्रण हो, दैट इज विवग्योर, जिसको हम कह सकते हैं व्हाइट या सनलाइट। ठीक है ना? उसके बाद सेकंड लाइट होती है कौन सी? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये भी बेटर है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं कि अगर हम सनलाइट को लगातार दें तो पौधे के लिए ज्यादा अच्छा है कि रुक रुक के दें तो ज्यादा अच्छा है? अब बताओ। अब आप सबका जवाब होगा कि लगातार दें तो ज्यादा अच्छा है। गलत। लगातार दोगे तो पावर बनती जाएगी, ठीक है ना, और वो पावर बनती जाएगी तो इकट्ठा हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी। अगर कोई चीज ज्यादा बन जाए तो प्रोसेस रुक जाती है, फीडबैक। बताओ, अगर ज्यादा आप लगातार खाना खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, आपका पेट भर जाएगा। रुक रुक के खाओ, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ, रात खाओ, पेट खाली होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, खाली। वही चीज है यहाँ पे, जब आप लगातार लाइट दोगे तो एसिमिलेटरी पावर बन जाएगी, और जब बन जाएगी और उतनी स्पीड से यूज नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगी। इसीलिए क्या बेहतर है? लगातार लाइट मिले कि रुक रुक के लाइट मिले? हाँ, तो ये लाइट रुक रुक के मिले तो ज्यादा बेहतर है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं कि रुक रुक के लाइट मिले। और वैसे भी लाइट रुक रुक के मिलने से मतलब है, देखो सूरज उगा ईस्ट से और इधर लाइट मिल गई, इधर पौधे ने खाना बनाया पत्तियों ने, अब सूरज इधर वो अर्थ घूम रही है, तो अब सूरज इधर आया, बोलो, तो इस भाग में लाइट पड़ी। अब पृथ्वी घूम रही है ना सूरज के चारों तरफ, तो अब इधर ये हिस्सा आया, मतलब लगातार इधर सन ईस्ट से होगा, वेस्ट में डूबेगा, तो बताओ सभी भाग को लाइट मिल गई। बोलो, सभी भाग को लाइट मिल गई, सभी भाग को लाइट मिल गई, सभी भागों ने खाना बना लिया। रुक रुक के मिलेगी, कॉन्टिन्यूअस मिली, अबे सूरज डूब भी गया, है ना? तो इस तरीके से क्या होता है, कौन सी लाइट बेहतर है पता चला। आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस कर दिया है, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ध्यान देना, अगर लो इंटेंसिटी है और हम हाई कर रहे हैं, ऑप्टिमम से कम है और हम हाई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ेगा। यदि
लाइट इंटेंसिटी लो है, लो से ऑप्टिमम की तरफ, ऑप्टिमम की तरफ हाई करें तो फोटोसिंथेटिक रेट उसी हिसाब से क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा, उसी हिसाब से लीनियर ऑर्डर में, लीनियर ऑर्डर में इंक्रीज करता है। पर जब ऑप्टिमम, जब ऑप्टिमम से बियॉन्ड हो जाता है तो सैचुरेट हो जाता है, याद आया, तो सैचुरेशन हो जाता है, तो सैचुरेशन हो जाता है। और एनसीईआरटी ने ये वाला कर्व बनाया हुआ है जो अभी हमने कुछ देर पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था। दिस इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज लाइट इंटेंसिटी। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ता जा रहा है और कर्व अपना कुछ ऐसा मिलेगा, ये देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पर एक लिमिट पर क्या हो गया, एक लिमिट पर क्या हो गया, सैचुरेट। इसको एनसीईआरटी ने पॉइंट डी नाम दिया है, याद आया, इसको एनसीईआरटी ने पॉइंट सी नाम दिया है, इसको एनसीईआरटी ने पॉइंट बी नाम दिया है, इसको एनसीईआरटी ने पॉइंट ए नाम दिया है। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो देखो अब हम अगर देखो अगर हम फर्दर इंटेंसिटी को हाई कर रहे हैं तो सैचुरेट हो गया। दिस इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, मतलब अब लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य नहीं करेगा। यहां से लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य नहीं करेगा, यहां से लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य नहीं करेगा। देखो और एक चीज और लिख लेते हैं तो थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। इधर लिख देते हैं, इधर लाइट की इंटेंसिटी लो है यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, और इधर की जो हाई, इधर की हाई है, देखो इस तरफ कैसी ले ली है, लो, सैचुरेशन के पहले लो थी, सैचुरेशन के बाद कैसी है, हाई। तो हाई लाइट पर देखो, हाई लाइट पर सैचुरेशन हो गया है, उसके बाद नहीं बढ़ पा रही है। तो लो लाइट पे हमें कैसा कर्व मिल रहा है, देखो लीनियर। लो लाइट पे किस ऑर्डर में बढ़ रही है, लीनियर। देखो जैसे 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 लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, लीनियरली। कैसे बढ़ रहा है, लीनियर ऑर्डर में। लेकिन जब ऑप्टिमम से बियॉन्ड हो जाता है तो सैचुरेशन हो जाता है। अब लाइट ऑप्टिमम से बियॉन्ड हो गई, सैचुरेशन हो गया, ये देखो सैचुरेशन हो गया। और सैचुरेशन पॉइंट क्या शो करता है, यहीं से लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसके बाद ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य। तो सवाल ये उठता है कौन काम करेगा, बताओ कौन काम करेगा। कुछ पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स, पॉइंट ए और बी क्या शो कर रहा है, पॉइंट ए एंड बी क्या शो कर रहा है, फिर पॉइंट डी क्या शो कर रहा है, फिर पॉइंट सी क्या शो कर रहा है। पहले सी लिख लो, पहले सी लिखो फिर बी लिखो और डी, पहले सी और फिर डी। चलो अब बताओ पॉइंट ए पर क्या काम कर रहा है, पॉइंट ए क्या काम कर रहा है, लाइट एक्टेस, लाइट एक्टेस लिमिटिंग फैक्टर। और एक बात और जान लो, लिमिटिंग फैक्टर जब तक कार्य करेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह थी तो लाइट बढ़ाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रही थी। तो ए और बी पॉइंट पर लाइट एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा बताओ पॉइंट सी पर लाइट नॉट एक्ट एज, क्योंकि सैचुरेशन के बाद की बात चल रही है ना, तो लाइट नॉट एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर।
तो कौन है लिमिटिंग फैक्टर? इस समय कोई और लिमिटिंग फैक्टर काम कर रहा है। कोई और कार्य कर रहा होगा। पॉइंट डी क्या शो कर रहा है? पॉइंट डी को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, जगह नहीं है। पॉइंट डी क्या शो कर रहा है? पॉइंट डी शो कर रहा है, बताओ क्या शो कर रहा है? मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी, जिस पर क्या हो गया है? सैचुरेशन। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट at which there is saturation, there is saturation, जहां पर हो गया है saturation, मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी जहां saturation हो गया, this is point D, this is point D. There is saturation. Is that clear? चलो एनीवे, ये हो गया, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अच्छा बताओ, अगर कर्व यहीं पर रह गया तो क्या होगा? शेड लविंग के सन लविंग? और ये 10% सैचुरेशन, ये कितने परसेंट सैचुरेशन को शो कर रहा है? 10%। तो ये किसके लिए कर्व बनाएगा बताओ जरा? शेड लविंग के सन लविंग? सन लविंग के लिए। देखो आपने बात बता दिया, अगर ये कर्व सीधा चला जा रहा होता और सैचुरेट नहीं होता तो किसके लिए कर्व होता? चलो ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई। एक बात और बता दें, यदि हम सैचुरेशन लेवल से बियॉन्ड लाइट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, हम मान नहीं रहे, हम कह रहे हैं और दो लाइट, और हाइट इंटेंसिटी लाइट दो, पौधे को कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। सैचुरेशन होने के बावजूद भी लाइट आप देते जा रहे हो, जैसे आप, मैं अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर रहा हूं और आप बोल रहे हो नहीं और एफिशिएंसी लगाओ, और एफिशिएंसी लगाओ, तो फिर क्या होगा? कुछ ना कुछ बैड इंपैक्ट तो आ ही जाएगा उसका कहीं ना कहीं। भाई आप अपनी बॉडी से जितना काम ले सकते हो उससे कहीं ज्यादा काम ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? पड़ जाएगा। वही चीज यहां पर भी होती है, जब आप लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हो सैचुरेशन के बावजूद, तो क्या होता है, इनके जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है वो फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? फोटो ऑक्सीडाइज। लाइट के प्रेजेंस में एनर्जी मिलेगी, लाइट से एनर्जी मिलेगी, लाइट भी एक तरह की एनर्जी है, उससे जो एनर्जी मिलेगी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, या फिर बोलते हैं सोलर एनर्जी में टूट जाने को बोलते हैं सोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? ये लाइन लिखो, if high light intensity is regularly given, high, if high light intensity, li लिख रहा हूं, light intensity is given after saturation, after saturation point, then it will break down, एनसीईआरटी की लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट, it will break down chlorophyll, it will break down chlorophyll molecules. This is known as photo oxidation. फोटो ऑक्सीडेशन, दूसरा नाम एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दिए हुए हैं, सोलराइजेशन, दूसरा नाम सोलराइजेशन। और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल देखो अब नष्ट हो जाएंगे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट आप बताओगे, रिजल्ट क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिक्रीज, विल बी डिक्रीज, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिक्रीज, फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, क्योंकि जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल नष्ट हो गए तो वही तो फोटोसिंथेसिस की जान थे।
अब उसकी जान ही चली गई तो फोटोसिंथेटिक रेट घट जाएगा। इसी को बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन या दूसरा नाम सोलराइजेशन। दिस इज सोलराइजेशन। इज दैट क्लियर? आपका एग्जाम वैसे तो लगभग टेंटेटिवली पता ही था कि 5 मई को होगा, पर अब तो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ गया है, जैसे मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्म किया वीडियो पे। तो ऐसे ही जब भी फॉर्म आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जब भी कोई अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो नीट तय हो गया कि वो 5 मई को होगा। लगभग मोर और लेस 7 मंथ है। मेहनत करिए और बिल्कुल सिस्टमैटिकली मेहनत करिए, देखिए चीजें हो जाएंगी। और अभी भी जो समय बचा हुआ है उसमें जितना हम आपके लिए प्लान कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स में वो करेंगे। अब स्ट्रेटजीज बदलेंगे थोड़ी थोड़ी। सेकेंड फैक्टर है CO2। CO2 इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी लिमिटिंग फैक्टर है बट वेरी कॉमन टाइप। ये रेयर है कि कॉमन टाइप। इट इज मोस्ट कॉमन। इट इज मोस्ट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर। ये बात एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से नहीं क्लियर है, पर मैं बता दूं। बट ओनली फॉर किसके लिए? C3 प्लांट के C4 प्लांट, नॉट फॉर C4 प्लांट्स। अब सवाल ये उठता है कि एटमॉस्फेयर में करंट CO2 कितनी है? करंट CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो आंसर आएगा 0.036% से लेकर के 0.04%। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं एग्जैक्ट वैल्यू है 0.036%। इसी को अपन लिख सकते हैं 360 पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। अगर ये लिमिटिंग फैक्टर है अगर CO2 लिमिटिंग फैक्टर है तो इसको बढ़ाने पर फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ेगी। चूंकि CO2 इज ए लिमिटिंग फैक्टर, तो मैंने क्या बताया था कि लिमिटिंग फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देखो, ये नियम हमेशा लगाया करो, इससे फायदा होगा। Limiting factor is directly proportional to rate of photosynthesis. मतलब इनका भी कर्व कुछ वैसा ही आएगा, इनमें भी सैचुरेशन वगैरह होगा। बोलो, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर की लिमिट होती है, इनका भी कहीं ना कहीं सैचुरेशन होगा। देखो वही सब बातें हैं। यहाँ पे CO2 एज किसकी तरह काम कर रहा है? लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे CO2 नॉट एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। ये क्या है? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। बोलो क्लियर है? इधर होना चाहिए फोटोसिंथेटिक रेट और इधर होना चाहिए क्या? अमाउंट ऑफ किसका? CO2 इन ppm। इज दैट क्लियर? बिल्कुल वही चीज, कुछ नहीं बदला है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट बदले हैं। अब आगे चलते, ये कर तो वही है, सिर्फ डाटास बदले हैं, बस यहां बदल गया है और कुछ भी नहीं बदला, बाकी तो सब कुछ सही है। आगे चलते हैं। देखो ध्यान देना, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। एनसीईआरटी के एक लाइन लेके चलता हूं, लेकिन लिख इसलिए दे रहा हूं ताकि याद रहे आपको डाटा। देखो इस समय लाइट इंटेंसिटी कैसी ले रखी है एनसीईआरटी ने? लो। कह रहा है लाइट इंटेंसिटी हमने लो ले रखी है। और प्लांट ले रखा है कौन सा? प्लांट ले रखा है C3 और C4। ठीक है। अच्छा, इस समय CO2 को क्या कर रहे हैं हम CO2 को बढ़ा रहे हैं। कितने? हम 360 ppm अभी है ना, उससे बढ़ाते बढ़ाते कहां ले जा रहे हैं? 500 ppm तक बढ़ाते बढ़ाते ले जा रहे हैं। यानी 360 से, यानी 360 से 500 तक बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम क्या होगा?
बताओ क्या होगा, आपको बता रखा है क्या होगा इसका परिणाम। इसका परिणाम ये होगा, ना तो C3 पौधा रिस्पॉन्ड करेगा ना C4। क्यों भाई? CO2 बढ़ाने पर अभी कह रहे थे सर आपने फार्मूला बताया है कि लिमिटिंग फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेटिक रेट। सर फिर आप ये बात से क्यों मुकर रहे हो क्या, कि यहाँ पर जब CO2 का आप बढ़ा रहे हो और CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, तो फिर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं बढ़ रही है, उसका रेट बढ़ना चाहिए। लेकिन लेकिन मैंने ये बात बताई है, पर कॉन्सेप्ट भी तो बताया है। मैंने कहा जो मिनिमम होगा वो लिमिटिंग फैक्टर बनेगा। इस समय मिनिमम CO2 नहीं है, इस समय मिनिमम क्या है, तो इस समय ये लिमिटिंग फैक्टर है मेरे भाई। और आप सोच ये रहे हो, हेडिंग CO2 की पढ़ रहे हो, तो आपका सारा दिमाग किस पर लगा हुआ है, CO2 पर CO2 अभी लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं। लिमिटिंग फैक्टर कौन है? जो मिनिमम होता है, जो लो होता है, जो लीस्ट होता है। तो इस समय लाइट ये है लिमिटिंग फैक्टर, ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, देखो ध्यान देना। इसीलिए अब देखो फोटोसिंथेटिक रेट इसको बढ़ाने पे बढ़ेगी, किसको बढ़ाने पे बढ़ेगी, लाइट को। तो इसके बढ़ाने पे तो नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि लाइट हमने कैसे ले रखी है, हम लाइट को बढ़ा ही नहीं रहे, लाइट को तो हमने ले रखा है। तो इसीलिए CO2 बढ़ाने पर, रिजल्ट लिख रहा हूं इसका, CO2 बढ़ाने पर C3 व C4 दोनों प्लांट्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, दोनों प्लांट रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। कौन है लिमिटिंग फैक्टर? लाइट। ठीक है ना। अच्छा कब रिस्पॉन्स करेंगे? जब हम जानना चाहेंगे कब रिस्पॉन्स करेंगे, जब सेम कंडीशन हो बट लाइट को हाई कर दिया जाए, तब रिस्पॉन्स करेंगे। क्योंकि जब इसको हाई कर देंगे तो ये उसकी तुलना में लो हो जाएगा, जब लो हो जाएगा तो ये लिमिटिंग फैक्टर की तरफ बिहेव करेगा, ये लिमिटिंग फैक्टर की तरफ बिहेव नहीं करेगा। चलो केस बदल रहे हैं, केस पलट के देखते हैं। ये केस 1 लिख देते हैं, ये केस 1 लिख देते हैं, केस बदल के देखते हैं। यहां लिखते हैं केस 2, सब कुछ सेम लिखें, केस 1 केस 2। आइए देखते हैं क्या है केस 2 क्या है। सब कुछ सेम लिख रहे हैं। केस 2 में Li क्या कर दिया, हाई कर दिया। इससे आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी कि अब लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करेगा। प्लांट वही ले रखे हैं, कौन से, C3 एंड C4। ठीक है ना। CO2 वैसे ही बढ़ा रहे हैं, 360 से 500 ppm तक इंक्रीज कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहां लिख दूं यहां पे। अब ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा है? लाइट नहीं काम कर रहा है। अब CO2 क्या कर रहा है? बिहेव एज लिमिटिंग फैक्टर। तो रिजल्ट क्या होगा इसका? रिजल्ट ये होगा, CO2 बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? CO2 बढ़ाने पर देख के आप बताओगे। CO2 बढ़ाने पर C3 व C4, ये फार्मूला लग जाएगा ना, ये फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि CO2 लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है और लिमिटिंग फैक्टर को बढ़ाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। बढ़ाने पर C3 व C4 की फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ेगी, है ना। लेकिन दोनों के अलग अलग रेट से बढ़ेगी कि सेम रेट से? अलग अलग रेट से। यहां लिख देते हैं, बट दोनों की रेट अलग अलग होगी, दोनों की रेट अलग अलग होगी। अब देखिए C3 प्लांट के लिए बताते हैं, C3 C4, C3 के लिए CO2 इज कॉमन
लिमिटिंग फैक्टर। इसके लिए CO2 इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है ना। क्यों भाई? क्योंकि देखो अभी जो हम 360 से 500 की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो देखते हैं दोनों पे क्या फर्क पड़ेगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इधर CO2 का अमाउंट इन ppm। जब हम C3 पौधे को बढ़ा रहे तो ये यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं करीब यहाँ 300 लिख देते हैं, 300 ppm। इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 400 ppm, इधर लिख देते हैं 500 ppm। तो ये वाला जो है इसका सैचुरेशन लगभग 450 के बियॉन्ड आ जाएगा। इसका सैचुरेशन लगभग 400 बियॉन्ड यानी लगभग 500 पे जाएगा, लगभग 500 पे। थोड़ा इधर उधर बना रहे हैं। ये देखो इसका सैचुरेशन किस पौधे का? C3 का। C3 का सैचुरेशन कितने पे जाएगा? यहां ऊपर लिख रहे हैं 450 ppm के बाद होता है। 450 ppm के बाद होता है, तभी तो लगभग 500 के पे दिखाया है। 450 के बाद होता है इसका सैचुरेशन, ठीक है ना। लिख देते हैं दिस इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। एक बात बताओ, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के पहले यहां पे CO2 लिमिटिंग फैक्टर था कि नहीं था? बोलो, है ना। जबकि इसका चेक करना, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। अभी वातावरण में कितना है CO2? 360। ध्यान देना, अभी वातावरण में 360 है। तो हम फिर से वैसे लिख दे CO2 इन ppm, फिर से यहां पे लिख दे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहां फिर से लिख दे 300, यहां लिख दे 400, यहां लिख दे 500। इनका सैचुरेशन इतने पे हो जाता है। कितने पे हो गया? 360। जो इस समय नेचर में है ना, नेचर में कितने ppm पे अभी हम CO2 नेचर में कितनी थी? 0.036% या 360 ppm। देखो बैक जाके देखते हैं, ये लिखा है 360 ppm। तो इस समय हमारे C4 पौधे ऑलरेडी सैचुरेटेड है। करंट CO2 की जो मात्रा है उस पर कौन से पौधे ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं? C4। तो सैचुरेशन के बाद उनके लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर कैसे काम करेगा? हमारे पौधे ऑलरेडी सैचुरेटेड बैठे हुए हैं, कौन से वाले? तो क्या इनके लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा? क्या इनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा CO2 बढ़ाने पर? नहीं, इनका बढ़ रहा है। देखो 360 से 70 किया, 80 किया और 400 किया, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, इनका बढ़ रहा है। पर इनका नहीं बढ़ेगा, इनका नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? ये तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है ना। दे आर ऑलरेडी सैचुरेटेड एट 360। यहां लिख देते हैं 360 है। यहाँ पे देखो 360 है। तो यहाँ पे क्या है? ये है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं करंट CO2 अवेलेबिलिटी is already saturated C4 plant, है ना, C4 plants. So CO2 is not act as limiting factor. तो हम चाहे जितना CO2 आगे बढ़ाते चले जाए, इनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, इनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? आपको पता है, क्योंकि 360 पे था, ये ऑलरेडी इनसे ज्यादा काम ना कर ही नहीं सकते। क्यों? 370 करोगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? ऑलरेडी सैचुरेटेड है। मैं ऑलरेडी अपना काम पूरी एफिशिएंसी से कर रहा हूं और आप कह रहे हो और करो। अरे ऑलरेडी काम कर रहा हूं, ये अपना काम ऑलरेडी पूरी एफिशिएंसी से नहीं कर रहे थे, इसीलिए धीरे धीरे CO2 बढ़ाने पर देखो 360 से 70 किया, 80 किया, 400 किया, 420 किया, 430 किया, 450 किया, 480 किया, देखो बढ़ती जा रही है। ये देखो 360 यहाँ पे था, देखो बढ़ती जा रही है। पहले फोटोसिंथेटिक रेट इतनी थी, देखो भाई ध्यान से देखना, और जब हम बढ़ा रहे हैं तो देखो इतनी बढ़ गई, यानी अब इतनी हो गई है। बोलो, ये पहले की फोटोसिंथेटिक रेट थी। फोटोसिंथेटिक रेट एट कितने पे? 360 पे। अरे देखो ना, ये कितने पे है? मिलाओ इसको नीचे, 360 ppm।
और जब ये वाली कितने पे है बताओ जरा देख के, फोटोसिंथेटिक रेट एट लगभग 500 पे, एट बियॉन्ड 450 लिख दें, बियॉन्ड 450 पीपीएम। तो बताओ कौन सी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, इतना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इतना डिफरेंस आया कि नहीं आया, इतना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इनके साथ देखो, देखो इनका भी 500 लेके देखते हैं, इनका भी 500 तक देखते हैं। चलो इनका ऑलरेडी यहां था, ये थी फोटोसिंथेटिक रेट पहले की, लिख देते हैं फोटोसिंथेटिक रेट कितने पे, एट 360, समझ जाना। और अब 500 पे भी देख लो तो भी कितनी है, उतनी ही है, देखो उतनी ही है, यानी फोटोसिंथेटिक रेट 500 पे भी कितनी होगी, बोलो, यानी 450 के बियॉन्ड भी कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी ना, बोलो भाई, बोलते नहीं हो, 450 उतनी ही रहेगी। तो बताओ कौन सी, किसके लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है, C3 पौधों के लिए, C4 पौधों के लिए। तो किसका हम फायदा उठा सकते हैं, C3 पौधों का, क्योंकि अगर हम इन्हें CO2 रिच एरिया दे भी देंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे, इनका फोटोसिंथेटिक रेट अभी भी जितना है उतना तब भी रहेगा, कोई फायदा नहीं है। तो बताओ इनका फोटोसिंथेटिक रेट जितना है और हमने इनको CO2 रिच एरिया दे दिया तो ये अपना खाना ज्यादा तेजी से बनाएंगे, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाएगा, हम इसका फायदा उठा पाएंगे। तो बताओ किन पौधों से फायदा उठाया जाए, जिनसे उठा सकते हैं उससे, कि जिनसे नहीं उठा सकते उससे, जिनसे उठा सकते हैं, किससे उठाने की उम्मीद आपको लग रही है, C3 पौधे की, इसलिए C3 पौधे से हम फायदा उठाने जा रहे हैं, पहले जल्दी से नोट कर लो। तो CO2 के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अच्छा हम किन पौधों का फायदा उठा सकते हैं अभी भी, इफ वी प्रोड्यूस CO2 rich environment, CO2 rich environment to C3 plants, we increase the productivity and yield, we increase the productivity and yield of C3 plants, इनकी पैदावार और उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा पाएंगे, इन्हें हम ग्रीन हाउसेस में रख देते हैं। कौन से हाउसेस में, ग्रीन हाउसेस में रख दें। ग्रीन हाउसेस कांच के बने हुए घर होते हैं, इनके अंदर हमने एक गमला लगा दिया, इस गमले में C3 प्लांट लगा दिया और इनके अंदर CO2 रिच एनवायरनमेंट होता है। ये आप पढ़ोगे आप इकोलॉजी में, इसके अंदर CO2 रिच एरिया है, CO2 रिच वातावरण है, इसमें हमने C3 पौधा लगा दिया। अब ये C3 पौधा क्या, CO2 रिच एनवायरनमेंट अप टू 5 ppm तक, अप टू 5 ppm तक, अप टू 5 का मतलब है 450 के बियॉन्ड, है ना, 450 के बियॉन्ड। अब यहाँ पे C3 प्लांट लगा दिया, 2 C3 प्लांट लगाते हैं, एक लगाते हैं बेल पेपर यानी शिमला मिर्च, दूसरा कौन सा, दूसरा टोमेटो, टमाटर। और इनका यील्ड क्या हुआ, इनका यील्ड बढ़ गया कि घट गया, इनका यील्ड बढ़ गया, क्योंकि CO2 रिच एनवायरनमेंट देने पर इनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। अब तो कोई डाउट ही नहीं है, तो यानी क्या होगा, इनका यील्ड बढ़ गया, इनका यील्ड इंक्रीज्ड हो गया। और यही हम चाहते थे, इस तरीके से हम लोग ने C3 पौधे से फायदा उठा लिया, इस तरीके से हमने C3 पौधे से फायदा उठा लिया। अगला फैक्टर है थर्ड वाला, टेम्परेचर। डार्क रिएक्शन इज एंजाइमेटिक, so temperature
affect it with higher extent, ये हायर एक्सटेंट तक अफेक्टेड होगा, क्योंकि आपको पता है एंजाइम्स टेम्परेचर से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। 25 से 40 डिग्री पर ही ये एक्टिवेटेड रहते हैं, कम पर इनएक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा पर डिनेचर्ड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती। लाइट रिएक्शन इज आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर but with lesser extent. With lesser extent. अब आपको दो पौधे बताए गए थे, एक थे C3 प्लांट और एक थे C4 प्लांट। C3 प्लांट जो होते हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या था? ऑप्टिमम टेम्परेचर वॉस, बोलो, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कैसे पौधे थे? ट्रॉपिकल की टेम्परेट? दे आर टेम्परेट प्लांट, ठीक है ना। और ये बताओ C4 के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या था? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, और ये थे टेम्परेट प्लांट। ट्रॉपिकल, सॉरी, क्योंकि टेम्परेट तो ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज ट्रॉपिकल प्लांट्स। क्योंकि जिनको क्या चाहिए? कम तापमान, उसे बोलते हैं टेम्परेट। जिनको ज्यादा तापमान चाहिए उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल। तो एंजाइम्स ने कैसे अफेक्टेड किया? लाइट रिएक्शन को कम किया और डार्क रिएक्शन को ज्यादा। लाइट रिएक्शन को कम किया और डार्क रिएक्शन को ज्यादा। और किस तरीके से किस पौधे को अफेक्टेड किया ये आपको बता दिया गया। तो दो चीजें थी, टेम्परेचर ने कैसे अफेक्टेड किया पता चल गया, और एक लास्ट कंपोनेंट है दैट इज वाटर। अच्छा, वाटर एक्ट एज रिएक्टेंट, वाटर एक्ट एज रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, और स्पेशली किसमें? लाइट रिएक्शन में, स्पेशली लाइट रिएक्शन में। क्योंकि H2O जब ब्रेक होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फोटोलिसिस, जिसको बोलते हैं फोटोलिसिस, तो बनते हैं हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस O2 निकलती है, हाफ O2। इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हाफ O2। तो ये दोनों है ना, ये दोनों क्या करता है? यही प्रोवाइड करता है क्या? प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर synthesis of assimilatory power, for synthesis of assimilatory power। और अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वाटर की कमी हो जाएगी तो assimilatory power नहीं बनेगी। ड्यू टू लैक ऑफ assimilatory power की कमी से क्या हो जाएगा? assimilatory power की जब कमी होगी तो क्या हो जाएगा? डार्क रिएक्शन स्लो हो जाएगा कि फास्ट? डार्क रिएक्शन स्लो डाउन, मतलब फोटोसिंथेटिक रेट घटेगा, मतलब खाना कम बनेगा, मतलब फूड प्रोडक्शन घट जाएगा। और फूड प्रोडक्शन घट जाने से बताओ मेटाबॉलिक एक्टिविटी घटेगी बढ़ेगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी घटेगी। और पानी की वाटर की
कमी से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इससे क्या हो जाएगा, CO2 अंदर, CO2 एंटर करेगा कि नहीं करेगा? CO2 एंटर नहीं कर पाता। तो अब आप बताओ, CO2 एंटर नहीं कर पाएगा तो CO2 की और कमी हो गई, CO2 की और कमी हो गई तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी और स्लो डाउन हो गई। तो इसका क्या होगा रिजल्ट? इसका रिजल्ट ये होगा कि अब तो दो दो चीजें कम हो गई, लैक ऑफ वाटर एंड CO2 डिक्रीज, लैक ऑफ वाटर एंड CO2 डिक्रीज, फोटोसिंथेटिक रेट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी और कम हो गई। और पानी की कमी से प्लांट विल्ट कर जाएगा। विल्ट मतलब मुरझाना। और अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो पौधा मर जाएगा, ऐसा कंटिन्यू रहा तो पौधा मर जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि पानी की कमी कितनी खतरनाक है, जल ही जीवन है, हमेशा कहता हूं। जल ही जीवन है। तो ये आपका पूरा नोट्स कंप्लीट हो गया है।